नमस्कार, मैं हूं रविशेखर कुमार। 67वीं बीपीएससी एवं सीडीपीओ की परीक्षा की तैयारी हेतु हमने एक एजुकेशनल चैनल जीएस सब्सक्राइबर तैयार किया है। आशा करते हैं यह तमाम छात्रों के लिए उपयोगी साबित होगा। इसमें हम तमाम टॉपिक को लेकर के चलेंगे और वैसे टॉपिक को लेकर के चलेंगे जहां से सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। चलिए हम आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए सीधे विषय की ओर चलते हैं। हमारा अभी शुरुआती विषय इतिहास होगा और सबसे पहला टॉपिक इतिहास क्या है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो मैं सबसे पहले बता दूं कि इतिहास का और इतिहास के बीच बहुत सारा संबंध है। उसी संबंध पर चर्चा करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसे एक इतिहास का जिनकी रचना है इतिहास क्या है, उसमें उन्होंने कहा है कि तथ्यों अथवा परमाणु एवं इतिहासकार के बीच चलने वाली अनवरत प्रक्रिया का नाम इतिहास है। पुनः एक बार आप सुन लीजिए। उनके द्वारा यह कहा गया है कि इतिहास और कुछ नहीं बल्कि तथ्यों अथवा परमाणु एवं इतिहासकारों के बीच चलने वाली अनवरत प्रक्रिया का नाम इतिहास है। इस प्रकार का सर्वप्रथम प्रयास यूनान के विद्वान हेरोडोटस ने किया था। इसलिए हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। अगर हम परीक्षा के दृष्टिकोण से देखें तो यह सवाल भी पूछा जाता है कि इतिहास के पिता कौन है, तो हेरोडोटस है। दूसरा सवाल इन्हीं से संबंधित पूछा जाता है कि उनकी रचना का नाम क्या है। उनकी रचना का नाम हिस्टोरिका है। पुनः जब हम देखते हैं कि इसी प्रकार का प्रयास भारत में कश्मीर के विद्वान कल्हण के द्वारा किया गया, जिसमें उन्होंने अपनी रचना राजतरंगिणी में इस प्रकार का प्रयास किया गया है। यह हर जगह सवाल पूछे जाते हैं कि कल्हण की रचना का नाम क्या है, तो राजतरंगिणी है, या राजतरंगिणी के लेखक कौन है, तो कल्हण है। इस प्रकार से हम लोग इतिहास के बारे में अभी तक जाने हैं। उसके बाद भारतीय इतिहास को कई तरह से बांटा जा सकता है। उसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि अध्ययन के सुविधा अनुसार इतिहास को 3 भाग में बांटा जाता है। उसके बाद देखेंगे लिपि के अनुसार इतिहास को 3 भाग में बांटा जाता है, एवं पाषाण के औजारों के अनुसार भी इतिहास को 3 भागों में बांटा जाता है। तो आइए हम सबसे पहले शुरू करते हैं कि अध्ययन के अनुसार इतिहास को हम कितने भागों में बांटते हैं। हमने अध्ययन के सुविधानुसार इतिहास को 3 भागों में बांट दिया है। सबसे पहला प्राचीन इतिहास, दूसरा मध्यकालीन इतिहास और तीसरा आधुनिक इतिहास। अब हम लोग जानते हैं कि प्राचीन इतिहास का काल क्या रहा है। इसका काल रहा है प्रारंभ से 1206 ईस्वी तक। मध्यकाल का समय रहा है 1206 से 1757 ईस्वी तक, और आधुनिक काल का समय रहा है 1757 से 1947 तक। इस ढंग से हम देखते हैं कि इतिहास को अध्ययन के अनुसार हम 3 भाग में बांट लिए: प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास एवं आधुनिक इतिहास। जिसमें हम काल में अगर वर्णन करें तो प्रारंभ से लेकर 1206 ईस्वी तक का काल प्राचीन इतिहास काल कहलाता है। 1206 से 1757 का काल मध्यकालीन इतिहास कहलाता है, जबकि 1757 से लेकर 1947 का काल आधुनिक काल कहलाता है।
आइए हम पुनः देखते हैं, लिपि के अनुसार भी इतिहास को हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला होगा प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा होगा आद्य ऐतिहासिक काल, और तीसरा होगा ऐतिहासिक काल। अगर हम देखें लिपि के अनुसार इतिहास को हमने तो 3 भागों में बांट दिया। अब इसमें हम देखते हैं कि प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत लिपि का विकास नहीं हुआ था। लिपि का विकास नहीं हुआ। आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत देखते हैं लिपि का विकास तो हुआ, लेकिन वह पढ़ा नहीं जा सका। जबकि ऐतिहासिक काल में लिपि का विकास भी हुआ, और उसे पढ़ा भी जा सकता है। पढ़ा भी जा सकता है। इस ढंग से हम लिपि के अनुसार इतिहास को भी 3 भाग में बांट लिए हैं, जिसमें इस ढंग की बातें हमें देखने के लिए मिलती है। जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूं कि सिंधु घाटी सभ्यता का काल, सिंधु घाटी सभ्यता का काल का जो लिपि रहा है, वह लिपि अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। इसलिए इतिहासकारों के बीच ऐसी भी बातें हैं कि यह काल जो है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित काल भी रहा होगा। अब पुनः हम लोग देखते हैं पाषाण के औजार के अनुसार इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है। पाषाण के औजार के अनुसार भी इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल, तीसरा है नव पाषाण काल। अब पूरा पाषाण काल में अगर हम लोग देखें तो क्या क्या काम हुआ है उसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। या पूरा पाषाण काल की विशेषता क्या है, मध्य पाषाण काल की विशेषता क्या है और नव पाषाण काल की विशेषता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पूरा पाषाण काल की विशेषता कि इसमें आग का आविष्कार हो गया। इसमें माइक्रोलिथ से यानी पत्थर से छोटे छोटे औजार बनने लगे। और नव पाषाण काल की विशेषता में देखें तो यहाँ कृषि,
पहिया, पशुपालन, धातु एवं सभ्यता का विकास हो गया है। पुनः एक बार हम लोग रिमाइंड करते हैं अब तक जो हम लोगों ने पढ़ा है उसके बारे में। तो सबसे पहले हमने आपको बताया कि इतिहास क्या है। हमने आपको बताया कि E.H. कार्ल नाम के एक विद्वान थे, उन्होंने अपनी पुस्तक इतिहास क्या है में लिखा है कि इतिहास तथ्यों अथवा प्रमाणों एवं इतिहासकारों के बीच चलने वाली अनवरत प्रक्रिया का नाम है। हमने सुना कि इतिहास क्या है, इसकी परिभाषा इतिहासकार E.H. कार्ल के द्वारा दिया गया और उनके पुस्तक का नाम इतिहास क्या है, वैसा ही किताब का भी नाम है। पुनः हमने देखा कि यूनान के विद्वान हेरोडोटस थे, जिन्हें इतिहास का पिता कहा जाता है। उनकी पुस्तक का नाम हिस्टोरिका है। तीसरा तथ्य हमने पढ़ा था कि भारत में सर्वप्रथम ऐसा प्रयास कश्मीर के विद्वान कल्हर के द्वारा किया गया, जिनकी पुस्तक का नाम राजतरंगिणी है। उसमें भी इतिहास को बिल्कुल व्यवस्थित ढंग से दर्शाया गया है। उसके बाद हमने पढ़ा कि भारत के इतिहास को कई तरह से बांट सकते हैं। हमने पहला बताया कि अध्ययन के सुविधा अनुसार हम इतिहास को 3 भागों में बांटते हैं। प्राचीन काल, जिसका काल प्रारंभ से लेकर के 1206 ईस्वी तक है। मध्यकाल, जिसका काल 1206 से 1757 ईस्वी का है। तीसरा आधुनिक काल, जिसका काल 1757 से 1947 का काल है। उसके बाद हमने पुनः बताया लिपि के अनुसार इतिहास को 3 भागों में बांटते हैं। पहला प्रागैतिहासिक काल, जिसमें लिपि का विकास नहीं हुआ था। दूसरा हमने चर्चा किया आद्यैतिहासिक काल, जिसमें लिपि का विकास तो हुआ लेकिन वह लिपि पढ़ा नहीं जा सका। विद्वानों के बीच यह मान्यता है कि शायद इसी काल का जो ये होगा वो सिंधु घाटी सभ्यता होगा, जिसकी लिपि अभी भी पढ़ी नहीं जा सकी है। उसके बाद हमने बताया था प्रागैतिहासिक काल, आद्यैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल के बारे में हमने बताया कि इसमें लिपि का भी विकास हुआ और लिपि पढ़ा भी गया। तीसरा तथ्य हमने बताया कि पाषाण के औजारों के अनुसार भी इतिहास को 3 भागों में बांटते हैं। पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल की विशेषता अगर हम देखें तो इसमें आग का आविष्कार हो गया। मध्य पाषाण काल की विशेषता देखें तो इसमें माइक्रोलिथ यानी पत्थर से छोटे छोटे औजार बनाए जाने लगे। नवपाषाण काल की विशेषता देखें इसमें कृषि, पहिया, पशुपालन, धातु एवं सभ्यता का विकास हो गया था। इस ढंग से हमने इतिहास के बारे में पढ़ा। इसी से संबंधित कुछ और बात हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले जब यह अखंड भारत हुआ करता था उस समय कृषि का प्रमाण अगर हम देखें तो भारत में उस समय बलूचिस्तान प्रांत, जो अब पाकिस्तान प्रांत में पड़ता है, वहाँ एक मेहरगढ़ नाम का जगह है जहाँ से इसका प्रमाण मिला था। अगर उसके बाद हम बात करें तो धातु का सर्वप्रथम प्रमाण मेसोपोटामिया की सभ्यता से प्राप्त हुआ है। उसके बाद अगर हम बात करें चावल का प्रमाण या धान का प्रमाण तो इलाहाबाद के कोल्डिहवा से यह प्राप्त हुआ है। उसी तरह से अगर नवपाषाण काल की विशेषताओं के अंतर्गत देखें तो नवपाषाण काल में ही 4 सभ्यताओं का विकास हुआ है। पहला दजला एवं फ्रात नदी के किनारे मेसोपोटामिया की सभ्यता। दूसरा नील नदी के किनारे मिस्र की सभ्यता। तीसरा हांगो नदी के किनारे चीन की सभ्यता। और चौथा अगर हम बात करें तो सिंधु नदी घाटी के किनारे सिंधु नदी घाटी की सभ्यता। मैं आशा करता हूँ आप तमाम लोगों को यह बात अच्छा लगा होगा, यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारा क्लास, हमारे द्वारा दिया गया जानकारी अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ कमेंट भी करें। साथ ही साथ
अगर इस प्रकार का क्लास आप डायरेक्ट चाहते हैं तो हमारा क्लास आरके क्लासेस के अंतर्गत जीडी कॉलेज की गली में चलाया जाता है। आप वहां आकर के संपर्क कर सकते हैं। यहाँ विभिन्न प्रकार के क्लास बिल्कुल सेपरेट ढंग से दिया जाता है। जैसे मैं आपको बताऊं तो बैंड पीओ की अलग तैयारी कराई जाती है जिसका सेपरेट रहता है। उसके बाद कलर की तैयारी कराई जाती है, वो भी सेपरेट क्लास है। एसएससी जीडी का तैयारी किया जाता है, वह भी सेपरेट क्लास है। इस ढंग से तमाम क्लास आपको बिल्कुल सेपरेट मिलेंगे। ऐसे एक क्लास हमारा मिसलेनियस भी चलता है, उसमें भी आप आकर के अपना ज्ञानार्जन कर सकते हैं। धन्यवाद।